Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. Let us study the issue of jobless growth. It is a situation in which the economic growth is increasing, however, the employment growth is declining और हैपनिंग एट अ स्लो पेस. तो इकोनॉमी में तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, या फिर ग्रोथ हो रही है तो स्लो पेस पर हो रही है, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है. मान लीजिए पहले एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो था वो 5% था, अब 4% हो गया या फिर 3% हो गया. सो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. After the economic reforms of 1991, India has by and large faced jobless growth. तो by and large 1991 के पीरियड के बाद आज तक हम अगर स्टडी करें, then India has faced jobless growth. After the economic reforms, India became one of the fastest growing economy in the world. और 1991 से लेकर आज तक अगर हम एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकालें, देन आवर एनुअल ग्रोथ इन जीडीपी केम टू नियर अबाउट 7%. और जो वर्ल्ड का जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.5% है. सो वी बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991, बट द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज़ बीन लो. लेट अस सी सम डेटा by the NSSO, National Sample Survey Organization. The employment growth rate in 1980s was 2.5%. In 1990s, it reduced to 1.1%, and in 2000s, it further increased marginally to 1.4%. So why there was an employment growth rate from 1990s to 2000s? इसका रीज़न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इन अर्ली 2000s गवर्नमेंट रियलाइज़ की जो 1990s के अंदर इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है. पीपल डिड नॉट फाइंड जॉब्स. दैट्स वाई 2004 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट स्टार्टेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. इट इंक्रीज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर स्कीम्स सच एज एमजी नरेगा एट्सेट्रा, जिससे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हुआ. तो इस डेटा से कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि इफ़ वी कंपेयर बाय 1990s, then in 1990s and 2000s the employment growth rate has been less. एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच की रिलेशनशिप को समझते हैं, दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट इज़ how many jobs are created in response to the economic growth, and its formula is employment growth divided by economic growth. जो elasticity of employment है वो it measures the responsiveness of the employment to the economic growth. मान लीजिए यदि 1% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उस कारण से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कितनी होती है, दैट इज़ मेजर्ड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. As per the employment and economic growth data, there is decline in employment elasticity over a period of time. Therefore, the relationship between economic growth and employment generation has weakened over time in India. अगर हम इंडिया का एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड ग्रोथ डेटा को स्टडी करें, then we can say that there is a decline in the employment elasticity over a period of time in India. और इस कारण से इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो उतनी नहीं हुई है जितनी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से होनी चाहिए थी. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया? पहला रीज़न है सर्विस सेक्टर. द इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइमरीली कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर विच फेल्ड टू प्रोवाइड मोर जॉब्स इन इंडिया. सर्विस सेक्टर जो है वो आज की डेट पे 55% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, बट इट्स सर्विस सेक्टर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट के अंदर इट इज़ ओनली 29%. तो जीडीपी में शेयर तो 50% से भी ज़्यादा है और जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर शेयर है वो 30% से भी कम है. और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट प्राइमरीली केम फ्रॉम द सर्विस सेक्टर. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न. The second reason is in 1990s, India witnessed negative impact on micro, small and medium enterprises due to LPG reforms. जो micro, small and medium enterprises होते हैं, they have lot of potential, lot of capacity for employment generation. लेकिन 1990s में जब LPG reform introduce हुए, जब globalization हुआ, then India's MSME was introduced to a lot of competition, जिस कारण से कई जो MSME थे वो बंद हो गए और इससे भी जॉब
पे काफ़ी जॉब मार्केट पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। व्हाट आर एमएसएमईज, ये हम इसका एक क्राइटेरियाज हैं, इसकी डेफिनेशंस है। वी विल स्टडी दीज in greater detail in later lectures. The next reason is capital intensive investment by private sector and foreign investment and as well as automation. जब ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है, ज़्यादा प्लांट्स मशीनरी लगाई जाती हैं या फिर ज़्यादा ऑटोमेशन किया जाता है वर्क फ्लो को, वर्क प्रोसेसेस को, तो इस कारण से भी जो जॉब क्रिएशन है वो कम होती है। देन वाई इंडिया के अंदर there is more focus on capital intensive investment and automation? It is because of two reasons. पहला कि इंडिया के जो rigid labor laws हैं वो, जिसके कारण इंडिया का जो organized sector है it is reluctant to hire people, rather it will invest in machineries which can replace people. The second reason is lack of skilled labor. जब lack of skilled labor होगी, जब labor ही नहीं मिलेगी जो कि skilled है, then the businessman will try to substitute that thing with the plant machineries. This also contributes to jobless growth. The next reason is PSU disinvestment. जो public sector undertakings होती हैं they are known for their job creation in the market, और generally PSUs के अंदर ओवर स्टाफिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाता है। लेकिन 1990s के बाद इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया और इस कारण से जो PSU में गवर्नमेंट का शेयर है वो रिड्यूस होने लगा। पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद इनका कंट्रोल, पीएसयू का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया। प्राइवेट सेक्टर इज़ मच मोर कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू हायरिंग इन कंपैरिजन टू द पब्लिक सेक्टर। तो इस कारण डिसइन्वेस्टमेंट होने से भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम हो गई। प्राइवेट सेक्टर तो एक आदमी से 2 लोगों का काम करवाता है, जबकि पब्लिक सेक्टर के अंदर ओवर स्टाफिंग होती है, ज़्यादा लोग होते हैं इन कंपैरिजन टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर या फिर सोशल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट रीज़न इज़ रिडक्शन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 1990s। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स थी, डेवलपमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स थी, उस पर जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी कम हो गया 1990s के अंदर। जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए वो आउट ऑफ कंपल्शन थे, क्योंकि इंडिया वाज अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक कंडीशन रखी थी कि हम आपको पैसा तभी देंगे जब आप LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करोगे। देयरफॉर इंडिया वाज ऑल्सो अंडर कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस LPG रिफॉर्म्स। इसी के साथ साथ और रिस्ट्रिक्शंस भी थी जो LPG ने रखी इंडिया के ऊपर कि भाई आपका जो बजटरी डेफिसिट है, वी विल स्टडी व्हाट इज़ बजटरी डेफिसिट लेटर ऑन, कि जो गवर्नमेंट का बजटरी डेफिसिट है वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कम स्पेंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हैज़ टू सेव मोर। तो इस कारण से इंडिया में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था वो 1990s के अंदर काफ़ी कम हो गया। हाउएवर बाय लेट 1990s इंडिया वॉज नो लॉन्गर अंडर IMF कंपल्शंस। इंडिया ने जो भी लोन लिए थे वो सब चुका दिए थे, and now we can take independent decisions. Therefore in early 2000s गवर्नमेंट ने ये पाया कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी, हंगर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इन सिचुएशंस पे और ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन 1990s के अंदर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ था उस कारण से भी जॉबलेस ग्रोथ इंडिया ने विटनेस की। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? These causes are similar to the reasons which we have discussed earlier for jobless growth. However, certain other factors are also responsible. The factors such as inadequate social sector expenditure, such as inadequate expenditure on health, education, etc. अगर हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा नहीं होगा तो स्किल डेवलपमेंट कम होगी। जो वोकेशनल एजुकेशन है सच एज प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, वुड वर्किंग, अगर इस टाइप की हमें वोकेशनल एजुकेशन देनी है, स्किल ओरिएंटेड जो हो, तो हमें सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। बट इंडिया के अंदर जो है लेस देन 13% ऑफ द लेबर इज़ स्किल्ड, वेर इज इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इट इज़ 70 to 80%। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 70 to 80% पीपल जो लेबर है दे आर स्किल्ड, और इंडिया के अंदर ओनली 13% ऑफ द लेबर इज़ स्किल्ड। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी। Most of the people get skilled from non-institutional sources. Less than 3% of labor gets
स्किल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्किल डेवलप करते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज या सोर्सेज से डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर कोई स्किल चल रही है तो उसी को लर्न कर लिया, या फिर खुद का एफर्ट लगा के कुछ ना कुछ स्किल सीख ली। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं स्किल डेवलपमेंट के, फॉर एग्जांपल ITIs हो गए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इनके थ्रू जो लेबर स्किल होती है दैट इज़ ओनली लेस देन 3% ऑफ द लेबर। इंडिया के अंदर अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो हमें स्किल्ड लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट प्राइवेट सेक्टर कैन हायर द स्किल्ड पीपल, और इसके लिए हमें सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। द नेक्स्ट रीज़न इज़ इनएडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, जहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। सो वी नीड टू बूस्ट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, इन अर्बन एरियाज, सो दैट वी कैन create more jobs. The next reason is inadequate economic planning. After independence, there was over reliance on the trickle down effect. इंडिया ने जब सेकेंड 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया, इट वॉज डेवलप्ड बाय महलनोबिस, तो इसको महलनोबिस प्लान भी बोलते हैं, इन 1956 प्लान। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट वाज अज्यूम्ड कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होगी। सो देयर विल बी अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, और अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली तो जॉब क्रिएशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देयर विल बी अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, धीरे धीरे जॉब क्रिएशन भी हो जाएगी। Employment was expected to be a positive side effect of industrialization. However, by 1917 it was realized that trickle-down effect did not happen as desired. लेकिन इस अप्रोच के जो ड्रॉबैक्स हैं वो 1970s तक क्लियर हो गए थे। 1970s में इंडिया का जो पॉवर्टी रेट था दैट वाज 50%। 50% ऑफ द पीपल वॉज स्टिल पुअर इन 1970s। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था वो उतना नहीं हुआ जितना कि डिज़ायरेबल था। वी कैन नॉट से दैट देयर वाज जीरो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, बट जिस तरीके से डिज़ायर किया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। सिमिलरली आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स देयर वाज फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी ए पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तरीके से 1991 के रिफॉर्म्स के बाद भी ये एक्सपेक्टेड था कि अगर इकॉनमी में ग्रोथ होगी, देयर विल बी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट ऐसा भी नहीं हुआ। बाय अर्ली 2000 इट वॉज वेरी मच क्लियर कि इंडिया के अंदर जॉबलेस ग्रोथ है। इस कारण से 2004 के बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, MG नरेगा एटसेट्रा को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाए। Therefore, there was more reliance on the trickle down effect. हमने अनएम्प्लॉयमेंट को हेड ऑन टारगेट नहीं किया। फर्स्ट वी रिलाइज ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर 1991 वी रिलाइड ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। द नेक्स्ट रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर इन इंडिया इज़ द फास्टर ग्रोथ रेट इन द लेबर फोर्स। मान लीजिए किसी इकॉनमी के अंदर 10 लोग जो हैं वो लेबर फोर्स के अंदर हैं और 5 जॉब्स इकॉनमी में अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए लेबर फोर्स इंक्रीज़ होकर 15 हो जाती हैं, बट ये जॉब्स तो अभी भी 5 के 5 ही हैं, तो देयरफॉर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस कारण से व्हेन देयर इज़ अ फास्टर ग्रोथ इन द लेबर फोर्स दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया में लेबर फोर्स के फास्टर ग्रोथ रेट के पीछे 2 कारण हैं। फर्स्ट इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द सेकंड रीज़न इज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड? It is the increase in the economic growth due to increase in the proportion of working age population in total population. Demographic dividend वो डिविडेंड है, इसका मतलब ये है कि इकॉनमी के अंदर ग्रोथ होती है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है इन एन इकॉनमी इन कंपैरिजन टू द टोटल पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ 15 to 59 इन इंडिया, सो द पीपल बिटवीन 15 to 59 ईयर्स come under the working age। और इंडिया के अंदर 62% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59, which is very high, and this is expected to reach 65% by 2036। Let us study this graph. This is WA divided by NWA, working age divided by non-working age population, and this is the timeline. So we are presently here 2021,
तो इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज़ हो रही है एंड इट विल फर्दर इंक्रीज़. हाउएवर इफ़ यू सी चाइना, कोरिया, ब्राज़ील, इन सब का ग्राफ अब नीचे जा रहा है. इन कंट्रीज़ में वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ रिड्यूसिंग इन कंपैरिजन टू नॉन वर्किंग एज पीपल. एक बात आप और नोट कीजिए, ये जो ग्राफ है ये काफ़ी स्टीपली नीचे आ रहा है. फॉर एग्जांपल ये ब्लू डॉटेड लाइंस काफ़ी स्टीपली नीचे आ रही हैं, रेड डॉटेड लाइंस भी काफ़ी स्टीपली नीचे आ रही हैं. बट इंडिया का जो ग्राफ जो नीचे आने का जो पैटर्न है वो ग्रेजुअल है. जब वर्किंग एज पॉपुलेशन स्टीपली कम होगी देन इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रोपोर्शनेटली स्टीपली नीचे आएगी या डिक्रीज़ होगी. बट इंडिया के अंदर इतना स्टीप ग्रोथ डिक्लाइन नहीं होगा आफ्टर वी हैव अचीव द डेमोग्राफिक डिविडेंड. लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है, इसका फ़ायदा उठाना है, तो हमें यूथ को स्किल करना होगा और यूथ को एडुकेट पेइंग जॉब्स देनी पड़ेंगी. अदरवाइज़ ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट विल टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिज़ास्टर. इतने सारे अगर अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ नेगेटिवली इट विल impact the Indian economy. Now let us study the government measures to increase employment in India. First is the government has tried to increase in investment. Government has started the program Make in India, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाए and that will also positively contribute to the employment generation. Similarly, government has relentlessly tried to improve India's ranking on ease of doing business index. इन्वेस्टमेंट आने से नए एंटरप्राइजेज खुलेंगे जिसके अंदर ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. द सेकेंड थिंग इज़ प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप. गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग हैं वो जॉब सीकर ना बने, वो जॉब क्रिएटर बने. इसलिए गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना एट्सेट्रा. स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर डिफरेंट टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं. साथ ही साथ गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है उन स्टार्टअप्स को विच हैव ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल. सिमिलरली स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो बैंक ब्रांचेस हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, दे आर डायरेक्टेड दैट इन ए ईयर दे शुड गिव 2 बैंक लोन्स, one to the SC/ST person और second loan to the woman, so that women entrepreneurship बढ़े, so that SC/ST entrepreneurship बढ़े, and it will achieve the twin objective of employment as well as empowerment of people. मुद्रा योजना के अंदर lending institutions such as banks, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFCs, इन सब के द्वारा नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म लोन्स दिए जाते हैं टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑफ द नेशन. देयरफॉर इंडिया इज़ ट्राइंग टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया so that jobs could be created. The next thing is support to micro, small and medium enterprises. Government micro, small and medium enterprises को different type का support देती है. Support in terms of skilling, support in terms of cluster programs, etc. Even पोस्ट कोविड सिनेरियो में अगर हम देखें, जब आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च किया गया था तो इसके अंदर भी MSME सेक्टर पे पूरा फोकस किया गया और MSME सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट. द नेक्स्ट गवर्नमेंट मेजर इज़ टू support to labor intensive sectors such as textile, food processing, footwear, etc. These sectors, sorry I have corrected, this is sectors. So these sectors are also important for women empowerment as more number of women are employed in these sectors. Therefore government is focusing on the labor intensive sectors जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फुटवेयर हो गया. इन सेक्टर्स के अंदर साथ ही साथ वुमेन आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन दीज सेक्टर्स. और अगर इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट सपोर्ट देती है तो इससे भी ट्विन ऑब्जेक्टिव मीट होते हैं. फर्स्ट इज़ द वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेकेंड थिंग इज़ द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मेजर इज़ द स्किल डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया मिशन. जितनी बेहतर स्किल्स होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस इंक्रीज़ होंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज़ पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. इन प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है और साथ ही साथ पॉवर्टी को भी एलिवेट करने की कोशिश करती हैं. और इसके अंदर 2 टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. तो पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स. वेज एम्प्लॉयमेंट का जो एग्जांपल है दैट इज़ MG नरेगा. MG नरेगा के अंदर 100 days ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है एटलीस्ट 1 person इन द फैमिली इट इज़ गारंटीड. और अगर आपको ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है
then the person can claim unemployment allowance from the Panchayati Raj institution or the state government. Therefore, Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation Act is an important measure for poverty alleviation as well as employment generation. साथ ही साथ गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करती है थ्रू स्कीम्स सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाया जाता है, मोस्टली प्रीडोमिनेटली वुमेन का एक ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप बनाने के बाद उनकी ट्रेनिंग और स्किलिंग की जाती है, उनको फाइनेंस, उनकी जो फाइनेंस नीड्स होती है उनको मीट किया जाता है. एंड दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एनकरेज्ड to start a business, a small business, so that they can become self-employed. For example, पापड़ बनाना या फिर कोई टेक्सटाइल्स के आइटम बनाना, साड़ी बनाना, कपड़े बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाना, तो ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू किया जाता है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. So these were the important government measures to increase employment. Now let us see the previous year questions regarding employment. The first is how globalization has led to the reduction in employment in the formal sector of the Indian economy. Is increased informalization detrimental to the development of the country? तो हम ये स्टडी कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट्स थे इंडियन इकोनॉमी पे आफ्टर 1991 LPG रिफॉर्म्स. आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सर्विस सेक्टर contribution increased, which created relatively less jobs. There was more capital intensive investment. Further, globalization introduced Indian MSME to huge competition, which also led to the reduction in employment. हम globalization और employment की जो interlinkages हैं already पिछले lectures में cover कर चुके हैं. And how informalization is detrimental to the development of the economy, this also we have studied in greater detail in the previous lectures. The next question is comment on the challenges for inclusive growth, which include careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken for facing these challenges. Challenges of inclusive growth हम previous lectures में study कर चुके हैं. Now what is careless and useless manpower? By careless manpower we mean जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉई होते हैं इसलिए उनकी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा बिजनेस जो है वो ध्यान नहीं देते. दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज केयरलेस. एंड वाई यूजलेस? यूजलेस बिकॉज मोस्टली द मैन पावर इन इंडिया इज़ अनस्किल्ड, सो इट इज़ यूजलेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे हमें फोकस करना है इंक्लूसिव ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी एंड स्किलिंग ऑफ द लेबर. इन तीन एस्पेक्ट्स पे हमें डिटेल में डिस्कस करना है और साथ में हमें मेजर्स देने हैं हाउ वी कैन फेस दीज चैलेंजेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ. डू यू एग्री विद दिस व्यू? Give arguments in favor of your answer. So in the previous lecture we studied jobless growth in detail. So after 1991 reforms, India has experienced by and large jobless growth. What are the reasons? You can state the reasons, give your arguments and end up on a positive note. In general, negative question का आप जो ending है अगर positive way में करते हैं तो that it leaves a good impression with the examiner.